पार्ट है वो पढ़ेंगे सामवेद, यजुर्वेद, इसके पूरे डिटेल से बिल्कुल स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट नोट्स हैं, आप देख सकते हो। उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, ये भी देखेंगे और कौन कौन से वेद में क्या क्या दिया हुआ है। और नेक्स्ट पार्ट जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था ना, उसके MCQ भी आपको मैं कराऊंगी, जो पूर्व एग्जाम में सभी आ चुके हैं। जितने रीट और सेकंड ग्रेड में जितने भी पूर्व एग्जाम के पर्सन सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी आया है ना, वो मैं करवाऊंगी। ये देखो 2024 में आ चुका है ये पर्सन, ये 2023 में, ये जो सेकंड ग्रेड का हुआ था ना दिसंबर में 2024 में। आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईस्वी तक। इसके शॉर्ट नोट्स दूंगी और ये सेकंड ग्रेड हो चाहे रीट हो RS हो, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स आप देख सकते हो। ये सामवेद, ये चारों वेद डिटेल से देखेंगे हम इसको भी, और इसके जो प्रकार हैं उसके उपवेद कौन कौन से हैं वो सब देखेंगे। वेदांग कितने प्रकार हैं, 6 वेदांग हैं। छठ दर्शन कौन कौन से, उसके प्रवर्तक कौन कौन से हैं, ये सब आप देख सकते हो। उसके प्रवर्तक देखेंगे। शॉर्ट नोट्स है बिल्कुल, पुराण, महाभारत, रामायण और स्मृतियाँ, इन सबको भी डिटेल से देखेंगे। फिर ऋग्वेदिक जो काल है ना वो देखेंगे, राजनीतिक संरचना वगैरह, ये सब अगर एक ही पार्ट में पूरा हुआ तो एक पार्ट में पूरा करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था, तो उसके पहले MCQ करूँगी। अगर इसके बाद में अगर वीडियो बड़ा हुआ तो नहीं करूँगी, नहीं तो पूरा का पूरा वैदिक काल भी आज पूरा पढ़ाने की कोशिश करूँगी आपके साथ, क्योंकि ये दोनों टॉपिक रीट, सेकेंड ग्रेड, RS, जहाँ फर्स्ट ग्रेड जो भी है वहाँ ये दोनों टॉपिक कंपलसरी हैं। वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब आते ही हैं। ये जो फैक्ट है ना, ये परीक्षा उपयोगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो AR मुगल ने इसे वृहद सिंधु सभ्यता कहा, जॉन मार्शल ने इसे भारतीय सभ्यता भी कहा और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा। गॉर्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ऐसे ये जो इम्पोर्टेंट कथन है ना, इसको याद रखना है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से मिली थी? ये 2023 में आ चुका है रीट में, तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो IEM व्हीलर थे, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता जब डिटेल से पढ़ाई थी ना, वहाँ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पहले जनरल कौन थे? तो पहले जनरल थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ये भी रीट में 2022 में आ चुका है। लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, ये रीट 2022 में आया था। ये NCERT फैक्ट से आया प्रश्न, देख सकते हो आप। फेंस के बारे में आप कौन से कथन पूर्ण सत्य है? तो इनमें से कथन सत्य जो है ना, ये देखो, बालू स्टेटिक पत्थर के चूर्ण गोंद से मिलाकर इसे वस्तु बनाई जाती थी। इसमें इसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। फेंस के से मन के चूड़ियाँ, झुमके, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये तीनों फैक्ट सही है। फेंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे? नहीं। फेंस की खदानें मेहरगढ़ में थी? नहीं, ये दोनों गलत हैं, इसको बनाना पड़ता था। तो ये 3, 4, 5 राइट है इसके। ये रीट 2021 में आया था, फर्स्ट सेकंड लेवल में। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में कौन सा पाकिस्तान में स्थित है? तो पाकिस्तान में जो स्थित है वो है प्रभास। पाकिस्तान में कौन से पाकिस्तान में स्थित है? देखो, प्रभास पाटन और हड़प्पा, और हम देखेंगे चंदहुड़ो, और ये है कोटदीस की। ये सभी कहाँ है? पाकिस्तान में है ना। कौन सा एक, सॉरी, पर ये प्रभास पाटन गुजरात में है, मैं कंफ्यूजन हो गई हूँ। ये गुजरात में, आलमगीरपुर महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में है ना। तो यहाँ ये मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है, हड़प्पा भी नहीं। ये दोनों स्थल पहले खोजे गए थे, ये तो पहला खोजा गया और ये बाद में खोजा गया, लेकिन ये सबसे बड़ा स्थल है भारत पूरे विश्व में, जबकि भारत का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये 1, 2 तो वैसे ही हो गए। उसके बाद ये चंदहुड़ो भी आ गया और ये आ गया कोटदीस की। तो ये राइट आंसर है इसका। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्य किस वस्तु से बने होते थे? तो मोहरों पर बने होते थे। निम्नलिखित में से इनकी भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी 20वीं शताब्दी में। निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा की समकालीन थी? तो मिस्र सभ्यता है ना, ये समकालीन थी। किस हड़प्पा कालीन इमारत में सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण जो कहा था? तो वृहद स्नानागार है ना, वो का है वृहद स्नानागार। और उस पुरातात्विक का नाम बताइए जिसने पहली बार पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानता को रेखांकित किया था। तो वो था अमलानंद घोष थे, भारत के थे। और ये सेकंड ग्रेड SST 2024 में आ चुका है अभी।
क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में तो है ही, क्योंकि इतिहास का अगर आप पढ़ रहे हो तो सेकंड ग्रेड और रीट में इम्पोर्टेंट है ना। सारगोन युगित सुमेरियन अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए निम्न में से कौन सा शब्द उपयुक्त हुआ है, तो मेल हुआ है। मैंने जब फर्स्ट ग्रेड नहीं सेकंड ग्रेड में जब इतिहास पढ़ा है ना, वहाँ मैं पूरी डिटेल से पढ़ा हुआ है। सेकंड ग्रेड की बनाई हुई प्लेलिस्ट लेकिन डिटेल से वहाँ है। तो कौन सा है, मेल हुआ शब्द है, ये सेकंड ग्रेड में आया 2023 में ही। निम्नलिखित राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जूनीकोरन कहाँ है, ये सेकंड ग्रेड में आया था और ये गुजरात में है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो है सूतकांगेडोर से। कहाँ से हुए हैं, सूतकांगेडोर से हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं, तो ये कश्मीर घाटी में नहीं हुई, ये हमें पता है। कश्मीर में एक माडा स्थल है, लेकिन बड़े बड़े स्थल वहाँ पर नहीं है। बड़े बड़े तो पाकिस्तान या दक्षिणी पश्चिमी भारत में है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये 2018 में सेकंड ग्रेड में आया था, तो ये धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। लोथल को किसने खोजा था, लोथल को SR राव ने खोजा था लोथल को। निम्न में से किस स्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से हुई थी, मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से किस स्थल से हल का मिट्टी का जो मॉडल मिला है ना, वो कहाँ से मिला है, तो वो बनावली से मिला है, मिट्टी के हल का जो मॉडल है। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है, तो ये धोलावीरा है। कौन सा है, धोलावीरा। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे, 1921 में कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो वो माधव स्वरूप वत्स वो नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिम में जो पूरा स्थल है वो है सूतकांगेडोर। कौन सा है, सूतकांगेडोर। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट नोट। जो वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी हमारी पूरी हो गई और सिंधु घाटी सभ्यता के MCQ भी हमने कर लिए जो पूरे एग्जाम में आए थे। अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता जो 1500 से 600 तक। वैदिक, ऋग्वैदिक, पूर्व वैदिक 2 कालों में बांटा गया किसको, वैदिक सभ्यता को। एक काल है जो पूर्व वैदिक काल है 1500 से 1000 तक के। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। आर्य शब्द का जो तात्पर्य है श्रेष्ठ या कुलीन का अर्थ होता है। भारत में 1500 ईस्वी पूर्व से पहले आगमन इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा का प्रयोग सप्त सैंधव प्रदेश में हुआ था। सप्त सैंधव प्रदेश कहाँ है, जो 7 नदियों का स्थल मिलता है ना। और उसके बाद देखो सिंधु, झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज, सरस्वती, ये सभी मिलती है ना। इसमें सबसे प्रमुख नदी सिंधु है। दूसरी सरस्वती नदी तमाम से कहा गया है, श्रेष्ठ नदी कहा गया है किसको, सरस्वती को। और सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जब हमने पढ़ा था, तो यहाँ हम देखेंगे कुछ नदियों के प्राचीन नाम जो RBSC की बुक में दिए हुए हैं। देखो प्राचीन नाम और नवीन नाम। प्राचीन नाम में विपिस्ता और झेलम में नया नाम। अस्किनी चिनाब नदी को कहते हैं, परुषनी रावी को, विपस्सा व्यास को, सतुद्री सतलज को, गोमल गोमती को, कुंभा काबुल को, सरस्वती घग्गर नदी को कहा जाता है। तो वित्तस्ता है ना, वित्तस्ता विजय इसका नाम है, झेलम याद रखना। और अस्किनी चिनाब, इन दोनों को याद रखना, ये थोड़े से मिल नहीं रहे। बाकी घग्गर तो हमको याद है क्योंकि राजस्थान में बहती, हम कई बार पढ़ चुके हैं इसको। जो नदी उसके नाम से नहीं मिलती ना, उसको याद रखना। अब हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। वेदों के संकलन के कारण वैदिक सभ्यता नाम दिया गया। संकलनकर्ता कृष्णदेवराय थे किसके, वेदों के। वैदिक साहित्य है ना, वेदों का संकलन कृष्णदेवराय ने। वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण वेद व्यास भी कहलाते हैं। ये व्यास के कारण इसको वेद व्यास भी कहा जाता है, कृष्णदेवराय को। वैदिक साहित्य के 4 वेद है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग शामिल है। विद धातु से बना जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं किसको, चारों वेदों को। 4 वेद कौन कौन से हैं, 4 वेद ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, इनको क्या कहते हैं, वेदांग कहते नहीं, संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदांग अलग है, 6 प्रकार के हैं। रचना देवताओं द्वारा अंत अपरुषीय भी की संज्ञा भी दी गई है। इनकी जो देवताओं द्वारा इसकी रचना हुई ना, इसलिए इसकी इनके पुरुषों के द्वारा, ये किसी मानव द्वारा इनकी रचना नहीं हुई, इसलिए इसे अपौरुषीय कहते हैं किसको, वेदों को। मानव द्वारा निर्मित नहीं है इसलिए कहते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद निम्नलिखित में से वेद त्रयी कहा गया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो 4 वेद हैं जिनकी रचना बता दी मैंने आपको। वेदा कृष्णदेवराय ने की थी, लेकिन
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसके अंदर अथर्ववेद शामिल नहीं है, इसको वेद त्रयी कहा गया। जिन 3 वेद है ना उसको वेद त्रयी कहा गया। और ऋग्वेद ये सबसे बड़ा है, तो थोड़ा सा ये हम देखते हैं पहले। सबसे बड़ा वेद और पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। आपको दिखाई दे रहा है? थोड़े से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो जैत अवस्था है। ईरान पारसी समकालीन ग्रंथ, ईरान और पारसी है ना उनके समकालीन ये ग्रंथ है जैत अवस्था, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जब हमने पढ़ा ना सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो वो ऋग्वेद है, जबकि ग्रंथ है वो जैत अवस्था है। इसका जो इसके उपखंड कौन कौन से? संहिता जिसमें के अंदर मंत्र हैं, ब्राह्मण जो अनुष्ठान या समारोह करते हैं ना यज्ञ वगैरह, आर्य के जो तपस्या या जंगल में जो जाते हैं ना सन्यासी वगैरह वो, उपनिषद, वेदांग जिसमें दर्शन या अध्यात्म होता है जिसे वेदांग कहते हैं उपनिषद को। वेदांत है ना, वेदांग नहीं है वेदांत है ये। अनेक वो होते हैं जो जंगल में जाते हैं। ब्राह्मण जो यज्ञ अनुष्ठान समारोह में शामिल होते हैं उनके सिवा पूजा अर्चना नहीं होती। संहिता जो मंत्र होते हैं, मंत्रों के संकलन को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेद। मैंने कहा सबसे बड़ा वेद कौन सा और पुराना? ऋग्वेद है। ग्रंथ मैंने जैद अवस्था बता दिया। तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित है। किसका? ऋग्वेद का तीसरा मंडल है ना वो विश्वामित्र द्वारा रचित है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को। कौन सा समर्पित है? तीसरा मंडल है। 24 से 108 पर्व है इसके अंदर, वर्ण है ना। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? सोम का उल्लेख है। तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित ग्रंथ है, रचित है और सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित है। सूर्य और सावित्री को समर्पित है। और ये 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। और ये वनस्पति को देवता, वनस्पति के देवता कौन है? सोम है। सोम है ना, सोम, इनको क्या कहा जाता है? वनस्पति के देवता। 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। वर्णित पुरुष सूक्त, 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उन सब का उल्लेख 10वें मंडल में है जो सबसे नया मंडल है। और इसमें वर्णित पुरुष सूक्त कौन सा है? पुरुष सूक्त के में 4 वर्णों का उल्लेख है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिसके अंदर ब्राह्मण का 15 बार उल्लेख है, क्षत्रिय का 9 बार है और वैश्य का 10 बार है, 1 बार है सॉरी, और शूद्र का भी 1 बार, इसका भी 1 बार, इसका भी 1 बार। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया जो गाय के लिए किया गया। किसके अंदर किया गया? ऋग्वेद में क्या शब्द किया गया? अघन्य। अघन्य किसको कहा गया? गाय को। ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिक की, ये सब के क्या है? इसके ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशिक की। तो याद रखना ऋग्वेद क्या है? एक है, एक, इसको ट्रिक है, एक यानी कि एक ऐतरेय और कौशिक की क्या है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग क्या है? ऋग्वेद एक है। इस तरह से आप ट्रिक याद रखना। ये जो नोट्स है ना ये सब पूर्व एग्जाम के आ चुके प्रश्न है, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट नोट्स हैं। सामवेद जिसका शाब्दिक अर्थ है गान। सामवेद वनस्पति के देवता, अभी हमने पढ़ा, आपको बताया भी था कि वनस्पति के देवता कौन है? सोम है, सोम। ये सामवेद या सोमवेद। तो इसका गान है। भारतीय संगीत को प्राचीनतम पुस्तक, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन। इसका उद्गाता कौन है? उद्गाता है। पाठ्यकर्ता कौन है? उद्गाता कहते हैं, सॉरी उद्गाता नहीं, पाठ्यकर्ता, जो इसको पढ़ता है उसे उद्गाता कहते हैं। और ऋग्वेद का कौन है? होता होता है। कौन होता है? आगे हम पूरा देखेंगे। यजुर्वेद, यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ, मंत्रों का संकलन, यज्ञ एवं बलि संबंधी है। इसके अंदर जो मंत्र गाए जाते हैं ना उसके अंदर बलि और यज्ञ संबंधी है। गद्य और पद दोनों में लिखित ये ग्रंथ है, जो वेद है वो है यजुर्वेद है। यज्ञ की विधियां भी इसी में है। इसका पाठ करता अधर्यु कहलाता है। क्या कहलाता है? अधर्यु। इसका पाठ करता। उद्गाता सोमवेद में। होत्र ऋग्वेद का जो होता है ना उद्गाता, उसे होत्र कहते हैं। और सर्वप्रथम राजशिव और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख भी इसी वेद में, किसमें? यजुर्वेद में। इसका उपवेद है धनुर्वेद। क्या है? उपवेद क्या है? धनुर्वेद। अथर्वेद अपना अथर्वा की ऋषि के नाम है अथर्वा। इसका जो ऋषि है ना उसका नाम है अथर्वा, जिन्होंने इसके वो ग्रंथ वगैरह इसका नाम, इसके नाम पर इनका पढ़ा है। 20 अध्याय, 73 सूक्त हैं, 6000 मंत्र हैं। जादू टोना और तंत्र मंत्र इसी वेद में संकलित हैं। औषधियों का उल्लेख भी इसी के अंदर है। पुरोहित कौन है इसका? इसका पुरोहित ब्रह्मा है। जिस तरह उद्गाता होता है ना पुरोहित, उस तरह से मैंने कहा ऋग्वेद का होत्रा, सामवेद का उद्गाता, उसी तरह अथर्ववेद का ब्रह्मा है। कौन है? ब्रह्मा। काशी का प्राचीनतम उल्लेख भी ऋग अथर्ववेद में है। किसका? काशी का। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति का उल्लेख भी ऋग किसमें है? अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। ब्राह्मण ग्रंथ रचयिता याज्ञवल्क्य मुनि थे इसके।
वेदों की विशिष्ट व्याख्या के लिए रचना गद्य रूप में, ये गद्य रूप में, गद्य और पद्य दो रूप में सिर्फ एकमात्र जो वेद है वो है यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद है, ये भी याद रखना। सभी के संबंध में किसी न किसी वेद से है। ऐत्रेयन, कौशिकी, जैमिनी इत्यादि इसका संबंध है ब्राह्मण ग्रंथ का। ये ग्रंथ है, याद रखना, न कि वेद है। वेद सिर्फ 4 हैं। अरण्यक, वनों से रचे जाने के कारण अरण्यक कहे गए। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में, क्या है? परिशिष्ट के रूप में ये ब्राह्मण ग्रंथों के जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि का विशद वर्णन है इसके अंदर, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का। आगे हम डिटेल से थोड़ा सा ऊपर जो पॉइंट रह चुके वो देखते हैं। ये देखो, इसके उपवेद है गंधर्वेद, 2 उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और कैन उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ इसका पंचविश है। किसके लिए? ये सो थोड़ा सा डिटेल पीछे रह गया था ना, ये सामवेद का। ये देखो, ये सामवेद का है। इसका जो 2 उपनिषद है इसके, छंदोग्य और कैन उपनिषद है ना। और इसका जो उपवेद है वो कौन सा है? गंधर्वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ इसका पंचविश है, याद रखना, 5 विष। शाम के 5 जो विष वगैरह जो भी इसकी ट्रिक बनाना। और 2 प्रधान रूप हैं, कृष्ण यजुर्वेद ग्रंथ में गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में। ये इनके 2 रूप हैं। 4 शाखाएं हैं, काष्ठल, कपिष्ठल और मैत्रेयणी संहिता और तैत्तिरीय संहिता। ये सब 4 शाखाएं जो यजुर्वेद के कृष्ण पक्ष से संबंधित, गद्य से संबंधित है। किसे? कृष्ण पक्ष और गद्य से संबंधित 2 प्रधान रूप हैं। किसके? यजुर्वेद के 2 रूप हैं, याद रखना। एक शुक्ल पक्ष जो अजुवाला पक्ष कहते हैं ना मारवाड़ी में, और ये पद्य में। इसमें वाजपेयनी, कण्व और संहिता, कण्व संहिता, ये सब इसके 2 रूप हैं। उसके बाद हम देखेंगे अथर्ववेद का जो है ना, सबसे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट रह चुके थे वो देखेंगे। सबसे नवीनतम वेद है कौन सा? अथर्ववेद है। ब्राह्मण वेद श्रेष्ठ वेद है। ब्राह्मण वेद, ब्राह्मण ग्रंथ गोपंथ है। इसका कौन सा जो ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, वो है गोपंथ। उपनिषद इसके कौन कौन से? तो मुंडको उपनिषद, प्रसन्न उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ये अथर्ववेद के उपनिषद हैं। जिस तरह हमने देखा था ऐत्रेय उपनिषद या कौशिक के जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वो ऋग्वेद के थे ना एक, उसी तरह से इनके भी हैं, याद रखना। और इनके ब्राह्मण ग्रंथ तो याद रखना गोपथ है। किसका? अथर्ववेद का गोपथ है। तो ये पॉइंट अथर्ववेद का और सामवेद के कुछ पॉइंट थे, इफेक्ट वो रह चुके थे, वो करवाए। अब अरण्यक भी मैंने आपको बता दिया है। प्रमुख 7 अरण्यक है ना, कितने हैं? 7 है प्रमुख। कौन कौन से अरण्यक हैं जो देखेंगे हम? तो ऐत्रेयक और तैत्तिरीय, छंदोग्य शाखाएं, मैत्रेयनी, तवलकार और वृद्धारक, ये सभी क्या हैं? अरण्यक हैं। और इसके 7 प्रमुख अरण्यक हैं। उसके बाद है उपनिषद। वेदांग वेदों का अंतिम और सर्वोदय उद्देश्य है। क्या है? वेदांत है ना उपनिषदों में, वेदों का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य है। गुरु के समीप बैठकर सीखी जाने वाली विद्या, ब्रह्मा और आत्मा से संबंध में दार्शनिक चिंतन, भारतीय दर्शन के प्रस्थान बिंदु, स्रोत और तथवा पिता। वेदांग ज्ञान के सम्यक, ज्ञान में सहायक जो शास्त्र होते हैं ना, उनकी संख्या कितनी है वेदांगों की? 6 है। तो पहले हम उपनिषद देखते हैं कौन कौन से उपनिषद हैं। तो इसका देखेंगे पहले उपनिषद को डिटेल से देखिए। छंदोग्य उपनिषद, तत्व अस्माम तत्वमसि का प्रथम उल्लेख है इसमें। त्वम अस्ति वेरी इंपॉर्टेंट रखना कि तुम हो, छंद मत करो, इस तरह से ठीक बनाना, क्योंकि यहाँ से 2nd ग्रेड में और रीट में 1st ग्रेड में बहुत से प्रश्न आए। वरदारक, इसमें अश्वमेघ यज्ञ की विवेचना की गई। कंठोस्थ उपनिषद, यम नचिकेता, इसका संवाद है। क्या है? यम नचिकेता। और मुंडकोपनिषद सत्य में जयते। और ईसा उपनिषद याज्ञवल्क्य केतु कैन संवाद है ना, खेत कैन संविधान या श्वेत केतु। ये इनको याद रखना अच्छी तरह। त्वमसि छंदोग्य में, अश्वमेघ यज्ञ का अरण्यक में, यम नचिकेता कंठोत्त उपनिषद में, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में, याज्ञवल्क्य के श्वेत केतु संवाद, ये ईशो उपनिषद में। अब हम वेदांग और बस छठ दर्शन ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, एडिट नहीं होगा। तो वेदांग शिक्षा उच्चारण की विधि के संबंध में वेदों ग्रंथों का शुद्ध उच्चारण व शिक्षा जो हम पढ़ते हैं ना, उच्चारण वगैरह कैसे करना है, या जो व्याकरण वगैरह होती है उस तरह से पढ़ेंगे। और कल्प, यज्ञ के नियमों से संबंधित है कल्प। व्याकरण, शब्दों के यथार्थ ज्ञान से संबंधित वेदों का मुख कहते हैं व्याकरण को। शिक्षा, वेद मंत्रों का विशुद्ध उच्चारण शिक्षा, वेदों का मुख व्याकरण। ज्योतिष, वैदिक यज्ञ और अनुष्ठानों का समय ज्योतिष। छंद, वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ की सुरक्षा से हैं।
और छंद पैर भी कहते हैं व्याकरण के। इस तरह से इसकी कुछ परिभाषाएं थी। वेदों की आत्मा निरुक्त, वेदों के दिल दिए गए शब्दों के अर्थ से वेदों की आत्मा कहा गया, उसे कहते हैं निरुक्त। छंद है वेदों के पैर। ज्योतिष इसको आँख के रूप में देखा गया, वैदिक अनुष्ठानों का समय। व्याकरण को मुख कहा गया वेदों का। कल्प इसके हाथ है, हाथों से भी कहा गया। शिक्षा जिसका विशुद्ध उच्चारण है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय दर्शन कितने प्रकार के हैं और जो प्रमुख है, प्रमुख वेता कौन है या इसके प्रवर्तक कौन है, परंपरावादी है। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, न्याय दर्शन के गौतम, वैश्विक दर्शन के ऋषि करनाद, योग दर्शन के पंतजलि, उत्तर मीमांसा के वेदांग बादरायण और पूर्व मीमांसा की जैमिनी। तो पूर्व में जैमिनी, उत्तर में बादरायण। इस तरह से आप दिशा लगा के भी इसको ट्रिक लगा के याद कर सकते हो। नेक्स्ट में पढ़ेंगे महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ। अभी वैदिक सभ्यता पूरा नहीं हुआ है। इसकी राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या प्रमुख है, क्या क्या था, संस्थाएं, सभा समिति, विद्वत गण। वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति भी अभी हमने नहीं पढ़ी। उत्तर वैदिक काल भी पढ़ेंगे। राजनीतिक संरचना जो उत्तर वैदिक काल में थी, क्योंकि पूर्व वैदिक काल अलग था, उत्तर वैदिक काल अलग था। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको किस तरह से वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करें। और सेकंड ग्रेड और रीड के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। मैंने कहा था कि सेकंड ग्रेड में भी वैदिक सभ्यता है और पृथ्वी की गतियों में भी एक पार्ट मैंने पढ़ा लिया है। शिक्षण विधियाँ रीड की चल रही है। अभी शिक्षण के उद्देश्य अभी पार्ट पढ़ाना है। बाकी सामाजिक अध्ययन की संकल्पना या वो सब हमने पढ़ा दिया है और उनकी परिभाषाएं पूरे एग्जाम के प्रश्न भी करवाऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।